डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं वो कौन कौन सी पैदा होती हैं। दो बीमारियां हमने पढ़ ली थी, जिसमें हमने कैंसर पढ़ लिया था और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी पढ़ ली थी। आज हमने जिस डिजीज़ के बारे में पढ़ना है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसका नाम है एस्थमा। एस्थमा को उर्दू में दम्मा की बीमारी कहते हैं। एस्थमा जो है ये एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी ये सीरियस लेने वाली रेस्पिरेशन की बीमारी है। और इसके अंदर होता क्या है, पैरोक्सिज्म ऑफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग। पैरोक्सिज्म का मतलब है शदीद दौरे पड़ते हैं मुश्किल सांस लेने के लिए, यानी जो दमे का मरीज होता है या एस्थमा का जो मरीज होता है वो मुश्किल से सांस ले रहा होता है, बार बार बड़ी शदीद दर्द से सांस ले रहा होता है, आसानी से सांस नहीं लिया जाता उससे। ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ये बीमारी होती है और इसमें सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की। मैंने बताया था कि हमारे पास ट्रेकिया के बाद दो ब्रोंकाई बनते हैं। ब्रोंकाई आगे जिन नालियों के अंदर डिवाइड होते हैं जिनका डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर होता है उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और वो ब्रोंक्यूल्स जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब खुद अंदाजा लगाएं कि वो ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो हवा आसानी से अंदर नहीं जाएगी बल्कि मुश्किल से जाएगी फेफड़ों के अंदर, जिससे उसको सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होगी और इसी को अस्थमा की बीमारी कहते हैं। होती क्यों है ये? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। और वो एलर्जिक रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है हिस्टामीन। यही वो सब्सटेंस है जो एलर्जिक रिएक्शन करवाता है। जब ये हिस्टामीन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला जाता है तो वो ब्लड जहां जहां जाएगा वो एलर्जी कॉज करवाएगा। और अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हिस्टामीन रिलीज हो जो पोलन्स की वजह से या फिर आपके पास एलर्जिक सब्सटेंसेस की वजह से, यानी अगर मैं कोई एलर्जिक सब्सटेंस या पॉल्यूटेंट इनहेल करूंगा तो वो जब ब्रोंक्यूल के अंदर जाएगा तो वो इरिटेशन कॉज करेगा और उससे एस्थमा की बीमारी हो जाएगी। तो एस्थमा की बीमारी जो है ये एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। उसके बाद इसके अंदर दौरे पड़ते हैं मुश्किल ब्रीदिंग के, यानी बड़ी मुश्किल से मरीज जो है बार बार अपनी सांस लेगा, उससे आसानी से सांस नहीं लिया जाएगा। और ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। और ये एलर्जिक रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि एक सब्सटेंस जिसका नाम हिस्टामीन है वो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाए तो उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। और इस बीमारी में होता है कि सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की, हवा आसानी से गुजर नहीं पाती जिससे बड़ी मुश्किल से सांस लिया जाता है। इस बीमारी को कहते हैं एस्थमा की बीमारी। और इसका इलाज है कि जिनको एस्थमा की बीमारी होती है वो अपने साथ वो इनहेलेंट रखते हैं। जैसे उनको एस्थमा का दौरा पड़ता है तो वो ले लेते हैं तो उससे वो ब्रोंक्यूल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं और हल हो जाता है उसका एस्थमा। दूसरी जो डिजीज है जो फोर्थ नंबर पे है वो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है? इसमें एल्वियोलाई की ब्रेक डाउन हो जाती है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास एल्वियोलर डक्ट होता है और एल्वियोलर डक्ट के बाद जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलर डक्ट है और ये एल्वियोलाई है। ये एक एल्वियोलाई है। इसी तरह हमारे पास ये इधर दूसरी एल्वियोलाई होगी ऐसे। अब होता क्या है? होता यह है कि इसमें एम्फाइसीमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेक डाउन हो जाती है एल्वियोलाई की। ये जो एल्वियोलाई की दीवारें हैं ना ये ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और ये ज्यादातर किन के अंदर होती है? स्मोकर्स के अंदर ये बीमारी होती है। क्यों होती है ये बीमारी? क्योंकि स्मोकिंग के अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं उनको वीक कर देते हैं, यानी कमजोर कर देते हैं। जब एल्वियोलाई की दीवारें कमजोर हो जाएंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता से टूटना शुरू हो जाएंगी। तो ये एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं और इसको स्मोकर्स कफ भी कहते हैं। एम्फाइसीमा के अंदर जो उनको सांस लेने में मसला आता है, जो खांसी आती है, उस कफ का नाम है स्मोकर्स कफ। और इसके अंदर एल्वियोलाई जब टूट जाते हैं तो ये देखिए ये दो एल्वियोलाई थे, जब टूटे इस टाइम इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, ब्लड ज्यादा एक्सचेंज हो रहा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा एक्सचेंज होगी ब्लड के जरिए से। लेकिन जब ये एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाएंगी तो पहले ये दो थी, अब एक ही एल्वियोलाई बन जाएगी। सरफेस एरिया कम हो गया है, ठीक है, और एक ही एल्वियोलाई बन गई है। तो एल्वियोलाई जब जब टूटना शुरू हो जाएंगी तो एल्वियोलाई की तादाद कम हो जाएगी और बड़े एल्वियोलाई, जैसे हमने अभी देखा पहले छोटे छोटे दो एल्वियोलाई थे, अब एक बन गई है लेकिन बड़ी बन गई है। तो फ्यूअर एल्वियोलाई हो जाते हैं लेकिन इनलार्ज हो जाते हैं, कि एक तो एल्वियोलाई की तादाद कम हो जाती है लेकिन साइज बड़ा हो जाता है और सरफेस एरिया भी कम हो जाता है। पहले सरफेस एरिया देखें ये अलग से एक्सचेंज कर रही थी ऑक्सीजन को, ये अलग से एक्सचेंज कर रही थी, अब एक ही बन गई है तो सरफेस एरिया कम होगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो जो ब्लड है वो हमारा सही से ऑक्सीजनेट नहीं होगा। और उसके अलावा ये जो एम्फाइसीमा की बीमारी है ये ब्रोंक्यूल्स को भी क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। और जब ब्रोंक्यूल्स को ब्लॉक करेगी तो इनके अंदर भी हवा जो है वो सही से क्रॉस नहीं होगी और आसानी से हमें हमारा सांस भी नहीं लिया जाना, हमारी ऑक्सीजनेशन भी प्रॉपर नहीं होनी, हमारा सांस उखड़ने लग जाएगा और मरीज को इसमें भी दुश्वारी होती है। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है? एल्वियोलाई की ब्रेक डाउन हो जाती है और ये ज्यादातर किसके अंदर होती है? स्मोकर्स के अंदर। जो स्मोकिंग के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं वो एल्वियोलाई की वॉल्स को वीक कर देते हैं और इसके अंदर जो खांसी होती है उसको स्मोकर्स कफ कहते हैं। और इसमें एल्वियोलाई जब टूटते हैं तो तादाद उनकी कम हो जाती है लेकिन साइज बड़ा हो जाता है।
लेकिन सरफेस एरिया कम हो जाता है जिसके ज़रिए से उसने ब्लड के ज़रिए से ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना होता है, और इसके अंदर ब्लड जो है हमारा सही तरह से ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता, और ये ब्रोंक्यूल्स को भी क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, और जब ब्रोंक्यूल्स ब्लॉक होंगी तो सांस जो है वो आसानी से नहीं लिया जाना। तो 4 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमने पढ़ ली हैं। लास्ट जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसका नाम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बोर्ड में ये बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसको कहते हैं व्हाट इज आरडीएस। आरडीएस भी कहते हैं, तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये बहुत बार आता है ये सवाल, और हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर इस मर्ज के साथ बहुत से बच्चे आते हैं, और इसका नाम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज आरडीएस, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग करता है तो रेस्पिरेटरी है। डिस्ट्रेस का मतलब है बेचैनी हो जाती है, रेस्पिरेशन की वजह से बेचैनी, और ये सिंड्रोम है, इसमें कलेक्शन ऑफ डिजीजेज होती है इसलिए सिंड्रोम है। सिंड्रोम कहते हैं जिसमें बीमारियों का मजमुआ हो। तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता किसके अंदर है, नॉर्मली जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो 9 माह के बाद पैदा होते हैं, जिसको कहते हैं मेच्योर इन्फेंट। लेकिन अगर वो बच्चा 9 माह से पहले पैदा हो जाए यानी प्री मेच्योर पैदा हो जाए, तो अगर प्री मेच्योर इन्फेंट हो यानी 7 माह से भी कम उम्र हो और वो पैदा हो जाए तो उन बच्चों के अंदर ये मसला होता है। हमारे पास हॉस्पिटल्स में ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी 7 माह पे पैदा हो जाते हैं, और वो इस बीमारी के साथ हॉस्पिटल में आते हैं। तो उनमें मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि ये जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके अंदर 8वें महीने में जाके सरफेक्टेंट बनता है, यानी ये जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है ना, ये जो हमने अभी पढ़ा, लंग्स के अंदर ये जो एल्वियोलाई है इनके अंदर ना एक रिलीज होता है सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस रिलीज होता है इसके दीवार के अंदर वाली साइड पे, उसको कहते हैं सरफेक्टेंट। वो सरफेक्टेंट पैदा नहीं हो पाता क्योंकि वो 8वें महीने में प्रॉपर पैदा होना होता है, तो ये तो 7वें महीने में पैदा हो गए हैं, तो 8वें महीने में जब वो गया ही नहीं है बच्चा तो उसके अंदर ये सरफेक्टेंट पैदा नहीं होता। सरफेक्टेंट होता क्या है, ये मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, और इसका काम क्या है, ये एल्वियोलाई की अंदर वाली सरफेस पे होता है, और ये एल्वियोलाई को ऐसे चिपकने नहीं देता, बंद नहीं होने देता। अब गौर से देखें, एक बच्चा है जिसमें ये सरफेक्टेंट बना हुआ है, उसकी एल्वियोलाई बंद नहीं होगी, ब्लॉक नहीं होगी, लेकिन एक ऐसी एल्वियोलाई है जिसमें ये सरफेक्टेंट नहीं बना, जैसे वो सांस लेने की कोशिश करेगा उसकी एल्वियोलाई क्या हो जाएगी, ऐसे कोलैप्स कर जाएगी, ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक है। तो एक बच्चा है जिसके अंदर सरफेक्टेंट बना हुआ है, उसकी एल्वियोलाई खुली रहेगी, हवा आएगी जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा प्री मैच्योर इन्फेंट है उसके अंदर ये सरफेक्टेंट नहीं बना, उसके अंदर वो प्रेशर डेवलप नहीं हुआ, उसकी जो एल्वियोलाई है वो ऐसे क्लोज हो जाएगी, कोलैप्स कर देंगे, तो उस बच्चे में सांस का मसला होगा, और बहुत शदीद मसला होता है ये। इन बच्चों को फिर ऑक्सीजन दी जाती है, इनको टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं सरफेक्टेंट के, फिर जाके इनके अंदर, क्योंकि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, वो स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगता है जिससे ये सरफेक्टेंट बनना शुरू हो जाता है, तो फिर इनका इलाज किया जाता है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है कि इसमें ये होती सिर्फ किन बच्चों के अंदर है, जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स होते हैं 9 माह से पहले, यानी जो 7 माह से भी पहले पैदा हो जाते हैं उनके अंदर ये बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एल्वियोलाई के अंदर इनफ सरफेक्टेंट नहीं पैदा होता, और सरफेक्टेंट होता क्या है, मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो एल्वियोलाई को खोल के रखता है, लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता। तो अगर नहीं बनेगा सरफेक्टेंट तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और बच्चा सांस सही से प्रॉपर नहीं ले पाएगा। उसके बाद हमारे पास रोल क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का। ये जो रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। उनका क्या रोल है? 2 तरह के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। एक है हीमोग्लोबिन और एक है मायोग्लोबिन। हीम से ही आपको पता होना चाहिए ये ब्लड के अंदर होती है, और ये जो मायो से पता होना चाहिए मसल के अंदर होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये किसके अंदर होती है? प्रोटीन, ये ब्लड के अंदर होती है। मायोग्लोबिन किसके अंदर होती है? मसल्स के अंदर होती है। हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं, तो जब 4 चेन्स हैं तो चारों के साथ एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। लेकिन बेचारा जो मायोग्लोबिन है उसके पास सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेके जा सकती है। तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? हीमोग्लोबिन की। इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, मायोग्लोबिन के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये एक वक्त पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेके जा सकता है, लेकिन मायोग्लोबिन एक वक्त में सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स को लेके जा सकता है। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है, ये कम ऑक्सीजन लेके जाती है। लेकिन अफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन की कम है, एफिनिटी मायोग्लोबिन की ज्यादा है। एफिनिटी मतलब है अट्रैक्शन, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करने की जो अट्रैक्शन है वो मायोग्लोबिन की ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटी ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए हीमोग्लोबिन की ज्यादा है, लेकिन जो अफिनिटी है वो किसकी ज्यादा है? मायोग्लोबिन की। और ये हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, मायोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ स्टोर करती है ऑक्सीजन को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में होती है, मायोग्लोबिन मसल्स में होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाने की सलाहियत ज्यादा होती है, 75 टाइम्स ज्यादा सलाहियत होती है। और इसके अंदर 4 चेन्स है, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेके जाती है, ये एक मॉलिक्यूल को लेके जाती है। इसकी अफिनिटी कम होती है, यानी अट्रैक्शन कम होती है ऑक्सीजन के साथ, इसकी अफिनिटी ज्यादा होती है। वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है, ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ स्टोर भी करवाती है।
उसके बाद अगर हम बात करें डाइविंग रिफ्लेक्स, व्हाट इज डाइविंग रिफ्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डाइविंग रिफ्लेक्स क्या है? कुछ जानदार जिन्होंने डाइव करनी होती है, समंदर में जाकर थोड़ी देर रहना होता है, वो अपना एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट कर लेते हैं, उस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? डाइविंग रिफ्लेक्स है। जिन्होंने डाइविंग करनी होती है, समंदर की तह में रहना होता है, उनके अंदर उनके वेट के हिसाब से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 2 गुना ज्यादा होते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए कि जिन्होंने डाइविंग करनी होती है ना, उनके अंदर बाकी ऑर्गेनिजम्स की निस्बत उनके वजन के हिसाब से जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो डबल होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। अब डाइविंग रिफ्लेक्स में करते क्या है? अब देखें ना, ये एक ऑर्गेनिज्म जमीन पे खड़ा है तो उसके रिफ्लेक्सेस और होंगे। जब वो डाइव करने लगेगा तो वो अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लेके आएगा, उन तब्दीलियों को ही डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं। एक तो वो अपनी ब्रीदिंग को क्या कर लेता है? स्टॉप, यानी वो सांस लेना बंद कर देता है। अब पानी में सांस थोड़ी ना लेगा वो, तो ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। दूसरा, वो अपने हार्ट बीट को क्या कर लेता है? स्लो, अपनी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन, उसको स्लो कर लेता है। तीसरा, वो अपना ऑक्सीजन का यूज क्या कर लेता है? कम, क्योंकि सांस तो अब ले नहीं रहा, जितनी उसने ऑक्सीजन इकट्ठी की थी उसी से ही उसने गुजारा कर रहा है थोड़ी देर के लिए, तो अपना ऑक्सीजन जो यूजेज है उसको कम कर देता है और अपने ब्लड को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वाइटल ऑर्गन्स की तरफ। यानी कुछ होते हैं ऑर्गन्स जिन जो हमारे उस टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, यानी हार्ट और ब्रेन। ये 2 ऑर्गन्स जब डैमेज हो गए तो इंसान की डेथ हो जाती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, ये जो डाइविंग रिफ्लेक्स करने वाले मैमल्स या एनिमल्स होते हैं, ये अपना जो ब्लड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहाँ से अपने ब्लड को ले लेते हैं? स्किन की तरफ अपने ब्लड की सप्लाई कम कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ अपने ब्लड की सप्लाई कम कर देते हैं, और यहाँ से ब्लड खींच के किसको दे देते हैं? हार्ट और ब्रेन को दे देते हैं, यानी अपना ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और इनके जो मसल्स हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या करना शुरू कर देते हैं? एनारोबिक, ताकि इनका मकसद ही ये है कि ऑक्सीजन कम से कम इस्तेमाल हो, इसलिए वो कौन सी रेस्पिरेशन से किस रेस्पिरेशन की तरफ चले जाते हैं? एरोबिक से एनारोबिक। तो डाइविंग रिफ्लेक्स क्या है कि कुछ मैमल्स जब डाइव करते हैं तो अपना एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट करते हैं, उस रिफ्लेक्स को डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं, और उसके अंदर वो ब्रीदिंग स्टॉप कर लेते हैं, हार्ट बीट स्लो कर लेते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम कर देते हैं, ब्लड रिडिस्ट्रीब्यूट करके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ भेजते हैं, जैसे स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड सप्लाई कम कर देते हैं, और हार्ट और ब्रेन की तरफ ज़्यादा कर देते हैं। और जो मसल्स हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या करने लग जाते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आ जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम से कम हो और वो ज़्यादा देर के लिए समंदर के अंदर रह सकें, ठीक है। तो आज हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंस क्या है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और व्हाट इज डाइविंग रिफ्लेक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी हमने आज टॉपिक्स पढ़े हैं इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।